सबसे पहले न्यूज़ समझते हैं कि भाई न्यूज़ क्या है, किस न्यूज़ पर ये एडिटोरियल आधारित है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि हमें पता है फार्मर एजिटेशन, किसानों का आंदोलन है ना, किसानों के जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहे हैं। तो ये जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनमें से कुछ लोगों पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। तो अब ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन लोगों को बुलाया है ना, राजद्रोह का आरोप लगाया है, तो क्या ये वास्तव में राजद्रोही हैं या फिर ये कोई मतलब कोई गलत इरादा है? इसी का टाइटल दिया गया है इन बैड फेथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार प्रदर्शन करने वाले लोगों को डराना चाहती है, उन्हें धमकाना चाहती है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इरादा हो इसके पीछे? देखो, ये दो शब्द होते हैं, इन गुड फेथ, इन बैड फेथ। अगर गुड फेथ में कोई काम हुआ है तो इसका मतलब है अच्छी नीयत है आपकी। अच्छी नीयत से अगर कोई काम करते हो तो उसको बोलेंगे इन गुड फेथ। इन बैड फेथ मतलब बुरी नीयत से। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा फार्मर एजिटेशन जो चल रहा है, उनमें से कुछ लोगों पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए उनसे पूछताछ करना, तो क्या वे वास्तव में राजद्रोही हैं? वे कुछ गलत काम कर रहे हैं या फिर सरकार विरोध प्रदर्शन करने वालों को डराना चाहती है? तो कहीं सरकार का ये काम बुरी नीयत से तो नहीं किया सरकार ने, या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो काम किया है वो कहीं बुरी नीयत से तो नहीं किया, इन बैड फेथ? स्टेट इंटिमिडेशन। देखो, ये जो इंटिमिडेशन शब्द है इसका मतलब होता है किसी को डराना, किसी को धमकाना। ऑफ प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स कैन नॉट सर्व एज अ सब्सटीट्यूट फॉर पॉलिटिकल डायलॉग। देखो, एडिटोरियल कहता है कि राज्य के द्वारा ये जो डराने की या जो धमकाने की प्रोसेस है ना, स्टेट इंटिमिडेशन ऑफ प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स, कि भाई जो भी समूह हैं, जो भी ग्रुप्स विरोध कर रहे हैं, उन विरोध करने वाले ग्रुप्स को डराना। कैन नॉट सर्व, यह काम में नहीं आ सकता। यहाँ पे सर्व का मतलब है काम में आना। एज अ सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट का मतलब क्या हो रहा होता है? प्रतिपूरक, कि भाई आप इस चीज को इस चीज से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। फॉर पॉलिटिकल डायलॉग, कि भाई पॉलिटिकल डायलॉग की जगह इंटिमिडेशन को लेके आना, ये ठीक नहीं है, ये सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। कि भाई अगर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो उसके लिए पॉलिटिकल डायलॉग आपको करने की जरूरत है, राजनीतिक संवाद, राजनीतिक बातचीत करने की जरूरत है विरोधियों से, कि भाई विरोधियों की सुनी जाए और एक कोई समाधान निकाला जाए। उसके बजाय अगर आप इंटिमिडेशन अपनाते हो तो यह जो है सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। द NIA's डिसीजन टू समन, अब ये जो समन है ना, इस समन का मतलब होता है किसी को बुलाना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपने घर पे बुलाऊं तो वहां भी हम समन लगा लेंगे। समन का मतलब होता है ऑफिशियली किसी को बुलाना। जैसे अदालत के द्वारा किसी को बुलाया जाता है गवाही देने के लिए या पूछताछ के लिए, या पुलिस के द्वारा किसी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, वहां पे हम लगाते हैं समन। तो द NIA's डिसीजन टू समन पीपल एसोसिएटेड विद, कि भाई NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसका डिसीजन क्या है? उसका डिसीजन टू समन पीपल, उन लोगों को बुलाने का डिसीजन जो कि लोग जुड़े हुए हैं। एसोसिएटेड विद, जो लोग जुड़े हुए हैं, किस चीज से जुड़े हुए हैं? द ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब होता है जो जारी है। फार्मर्स एजिटेशन, कि भाई वर्तमान में ये जो किसानों का एजिटेशन का मतलब है ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, किसानों का जो विरोध प्रदर्शन, किसानों का जो जारी है विरोध प्रदर्शन, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों को NIA ने बुलाया है एज किस रूप में? विटनेस, गवाह के रूप में। इन अ सेडिशन केस, कि भाई NIA ने अभी हाल ही में एक सेडिशन केस रजिस्टर किया है। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। तो NIA ने एक राजद्रोह का केस कुछ लोगों पे दर्ज किया है, और इस केस के पक्ष में गवाही देने के लिए फार्मर एजिटेशन में से कुछ लोगों को बुलाया गया है। तो ये जो NIA का डिसीजन है, इस डिसीजन के लिए आया है इज। तो ये जो डिसीजन है इज डेफिनेटली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, कि भाई ये जो डिसीजन है ना, इसको हम सामान्य नहीं कह सकते। ये निश्चित रूप से ये जो डिसीजन है, यह आप इसको नॉर्मल नहीं कह सकते, इसको सामान्य नहीं कह सकते। इवन इफ का मतलब होता है भले ही। नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग, कि भाई पूरी तरीके से, एंटायरली यानी पूरी तरीके से, कि पूरी तरीके से आश्चर्यचकित करने वाला तो नहीं है ये डिसीजन, लेकिन ये डिसीजन जो है ये डिसीजन नॉर्मल भी नहीं है। आगे देखते हैं कि पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू एंड फार्मर्स लीडर बलदेव सिंह सिरसा आर अमॉन्ग 40 पीपल इट हैज समन्ड इन कनेक्शन विद अ फ्रेश केस रजिस्टर्ड ऑन 15 December 2020
अगेंस्ट सिक्स फॉर जस्टिस। अब देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, सिक्स फॉर जस्टिस, सिक्स फॉर जस्टिस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखो ये लिखा हुआ है, आगे बता रखा है कि ये जो सिक्स फॉर जस्टिस है ये क्या है, अ यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संगठन है और इसका सेंटर जो है आप कह सकते हो कि ये यूएस से ऑपरेट करता है, वहाँ से संचालित होता है। तो इसका मुख्यालय वगैरह जो है, इसका सेंटर, सिक्स फॉर जस्टिस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस आधारित है, दैट इज बैंड बाय इंडिया, और इस संगठन को भारत ने प्रतिबंधित कर रखा है। दैट इज बैंड, कभी भारत में इस पर बैन लगा हुआ है। तो ये जो संगठन है ना, सिक्स फॉर जस्टिस, इस संगठन के खिलाफ केस केस रजिस्टर्ड है ना। तो 15 दिसंबर 2020 को सिक्स फॉर जस्टिस जो है इस संगठन के खिलाफ एनआईए ने केस रजिस्टर किया और इन लोगों को बुलाया है। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू है, इसके अलावा किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा है ना, इनके अलावा अन्य अमंग 40 पीपल, कि भाई एनआईए ने 40 लोगों को बुलाया है, उन 40 लोगों में ये लोग भी शामिल है। इट हैज समन्ड, यानी कि ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बुलाया है, इन कनेक्शन विद, किस कनेक्शन में बुलाया है, किस चीज से जुड़ी हुई है ये मामला, पूरा किस चीज से जुड़ा हुआ है, अब फ्रेश केस, कि भाई एक बिल्कुल नया केस रजिस्टर किया गया है सिक्स फॉर जस्टिस के खिलाफ, और इस केस के संबंध में गवाही देने के लिए इन लोगों को बुलाया गया है। अदर्स समन्ड इंक्लूड, भी अन्य जो लोग हैं जिनको कि बुलाया गया है, इंक्लूड उनमें शामिल है कौन कौन लोग, फंक्शनरीज, कार्यकर्ता ऑफ खालसा एड। देखो AID, इस एड का मतलब क्या होता है, किसी को सपोर्ट करना है ना, किसी की सहायता करना, उसको बोलते हैं। तो यहाँ एक और संगठन है खालसा एड, इस, अब देखो इसके बारे में बता रखा है, अ सिख चैरिटी, कि भाई ये जो खालसा एड है यह क्या है, एक सिख चैरिटी, कि भाई ये चैरिटी का मतलब क्या होता है, ये जो दान पुण्य के काम किए जाते हैं ना, धर्मार्थ काम किए जाते हैं, उनको बोलते हैं चैरिटी। तो खालसा एड जो है ये क्या है कि भाई सिख धर्म से जुड़ी हुई दान पुण्य करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह सकते हो। तो इनसे जुड़े, ये जो खालसा एड से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी बुलाया गया है। तो अब ये सिख चैरिटी है, इसके बारे में बताया गया है, खालसा एड के बारे में बता रहे हैं हमें कि अ सिख चैरिटी दैट प्रोवाइडेड मटेरियल सपोर्ट टू एजुटेटिंग फार्मर्स, कि भाई ये जो खालसा एड है इसने क्या किया, दैट प्रोवाइडेड, इसने प्रोवाइड कराया, इसने उपलब्ध कराया क्या, मटेरियल सपोर्ट टू एजुटेटिंग फार्मर्स, कि ये फार्मर्स जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इन विरोध प्रदर्शन को भाई जो मटेरियल की ज़रूरत थी ना उनको, मटेरियल कि भाई खाना पीना है या फिर अन्य सामान है, कि भाई जैसे रजाई वगैरह है, गद्दे वगैरह हैं, तो ये प्रोवाइड कराया इसने, किसने, खालसा एड ने। तो इन लोगों को भी बुलाया गया है। एंड दोज हु ऑर्गेनाइज्ड अ कम्युनिटी किचन फॉर देम, और उन लोगों को भी बुलाया गया है। एंड दोज हु ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है आयोजित करना, अ कम्युनिटी किचन, कम्युनिटी किचन का मतलब है भाई सामूहिक रूप से रसोई की जो सेवा है, फॉर देम, कि भाई विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों के लिए सामूहिक रूप से रसोई की सेवा जिन्होंने उपलब्ध कराई, उन लोगों को भी बुलाया गया है। आगे देखते हैं, द इंसिनुएशन। देखो इंसिनुएशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट संकेत, अपरोक्ष रूप से अगर आप कोई बात कहते हो ना तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट संकेत, आप कुछ देना चाहते हो तो उसको बोलते हैं इंसिनुएशन। तो NIA ने ये जो काम किया है कि भाई केस रजिस्टर किया है और कुछ लोगों को बुलाया है, इसका इनडायरेक्ट संकेत क्या है, द इंसिनुएशन ऑफ द NIA इन द वेरी एक्ट ऑफ, ये जो लिखा हुआ है ना शब्द, द वेरी एक्ट ऑफ, कि ये जो काम किया है ना, द वेरी एक्ट ऑफ समनिंग देम, इन लोगों का बुलाया जाना, द वेरी एक्ट ऑफ समनिंग देम, कि भाई इन लोगों का बुलाया जाना, ये जो काम है इसका जो इनडायरेक्ट सम, एज विटनेस, किस रूप में बुलाया है इन्हें, विटनेस के रूप में ना, कि भाई ये आए और इनको गवाह के रूप में बुलाया है। फॉलोस, तो ये जो काम NIA ने किया है यह किसके बाद में किया है, फॉलोस का मतलब है कि भाई कोई काम किसी चीज का अनुसरण करता है। तो NIA ने जो काम किया है ये किस बात का अनुसरण करता है, फॉलोस स्टेटमेंट्स बाय बीजेपी लीडर्स, कि भाई बीजेपी लीडर्स के द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, उन्होंने कुछ बातें कही और उसके बाद में NIA ने ये कदम उठाया। दैट लिंक्ड द एजिटेशन, अब जो कुछ बीजेपी लीडर्स हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए और उन स्टेटमेंट्स में उन्होंने क्या किया, लिंक का मतलब है कनेक्ट करना, द एजिटेशन टू खालिस्तानी सेपरेटिज्म। देखो सेपरेटिज्म का मतलब होता है अलगाववाद, खालिस्तानी सेपरेटिज्म। देखो हम ये पंजाब में पहले भी पहले भी ये बात उठी थी कि भाई पंजाब में कुछ सिख लोग हैं जिनका एक आतंकवादी संगठन है और वे खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। भाई वे चाहते हैं कि पंजाब के आसपास, पंजाब और पंजाब से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है उसे भारत से अलग कर दिया जाए और खालिस्तान बनाया जाए नया।
तो कुछ बीजेपी लीडर्स का कहना था कि भाई ये जो एजिटेशन चल रहा है किसानों का, ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसको कुछ बीजेपी लीडर्स ने खालिस्तानी अलगाववाद से जोड़ा और उसके बाद में एनआईए ने ये एक्शन लिया। लॉ ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट कि भाई कानून से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, सरकार के कानून से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उन्होंने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट को बताया, टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट लास्ट वीक दैट, क्या बताया, दैट एंटी नेशनल फोर्सेस का मतलब है ऐसी ताकतें जो कि देश विरोधी हैं, ऐसे लोग जो कि देश विरोधी हैं। तो कानूनी ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भाई जो एंटी नेशनल लोग हैं दैट हैड इन्फिल्ट्रेटेड द प्रोटेस्ट्स वर मिसलीडिंग, दैट हैड इन्फिल्ट्रेट, देखो इन्फिल्ट्रेट का मतलब होता है घुस जाना, है ना, किसी क्षेत्र में घुसपैठ कर जाना, घुस जाना किसी क्षेत्र में। तो कानूनी ऑफिसर्स का ये कहना था कि भाई ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, इन विरोध प्रदर्शन में कुछ राष्ट्र विरोधी लोग जो हैं वे घुस गए, हैड इन्फिल्ट्रेटेड, वे घुस चुके थे, इन हैड इन्फिल्ट्रेटेड द प्रोटेस्ट वर मिसलीडिंग, और ये जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं ये फार्मर्स के बीच में घुस गए और ये मिसलीड कर रहे थे। मिसलीड करने का मतलब होता है किसी को गलत डायरेक्शन बताना, है ना, किसी को गलत दिशा में ले जाना, वर मिसलीडिंग द फार्मर्स। तो कानूनी ऑफिसर्स का यही कहना था कि भाई कुछ राष्ट्र विरोधी लोग हैं और ये राष्ट्र विरोधी लोग जो कि खालिस्तानी सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये किसानों के बीच में घुस गए और उन्हें जो है गलत डायरेक्शन में ले जा रहे थे, किसानों को जो है एक तरीके से गलत दिशा दिखा रहे थे। दिस पोर्ट्रेयल ऑफ क्रिटिक्स, क्रिटिक्स का मतलब होता है आलोचक और पोर्ट्रेयल का मतलब होता है चित्रित करना। चित्रित करने का मतलब होता है कि भाई आप किस घटना को किस रूप में पेश करते हो, किसी रूप में पेश करना। तो दिस पोर्ट्रेयल ऑफ क्रिटिक्स ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी एज आइदर मिसलीड एंड इग्नोरेंट और एंटी नेशनल, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, कि भाई सरकार के जो आलोचक हैं या फिर सरकार की कोई पॉलिसी होती है, सरकार की कोई नीति होती है, उस नीति के जो आलोचक हैं उन आलोचकों को इस रूप में प्रस्तुत करना, उन आलोचकों को इस रूप में चित्रित करना, किस रूप में, कि भाई ये आलोचक जो हैं या तो ये मिसलेड कर रहे हैं लोगों को, है ना, मिसलेड और एंड इग्नोरेंट, कि भाई इनको पता ही नहीं है, ये आइदर मिसलेड एंड इग्नोरेंट और एंटी नेशनल एक्टर्स, या फिर ये लोग जो कि सरकार की पॉलिसी के बारे में आलोचना करते हैं उनको एंटी नेशनल करार दे देना। एंटी नेशनल एक्टर्स का मतलब है कि भाई ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। फॉर क्लोज का मतलब होता है प्रतिबंध लगा देना, है ना, रोक देना किसी चीज को। ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी ऑनेस्ट डायलॉग विथ देम, फॉर क्लोजेस का मतलब है बंद कर देना, है ना, प्रतिबंध कर देना, समाप्त कर देना। ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एनी ऑनेस्ट डायलॉग विथ देम, तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई सरकार के जो आलोचक हैं जो कि किसी गवर्नमेंट पॉलिसी का विरोध करते हैं, उन विरोध करने वाले लोगों को अगर आप इस रूप में चित्रित करते हो कि भाई ये तो जो है लोगों को गलत राह दिखा रहे हैं, आप क्रिटिक्स को एंटी नेशनल फोर्सेस के रूप में चित्रित करते हो, तो इससे बंद हो जाता है, क्या बंद हो जाता है, ऑल पॉसिबिलिटी, सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, ऑफ एनी ऑनेस्ट डायलॉग विथ देम, कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए अगर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो उन विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों से ईमानदारी पूर्ण तरीके से डायलॉग करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। लेकिन जब आप आलोचकों को एंटी नेशनल एक्टर्स के रूप में चित्रित कर देते हो तो ये सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। आगे देखते हैं। दैट में नॉट बी एन अनइंटेंडेड आउटकम, देखो इंटेंडेड का मतलब इंटेंडेड, है ना, अनइंटेंडेड नहीं कह रहा मैं, इंटेंडेड का मतलब होता है कि भाई आप अपने इरादे के साथ जो काम करते हो, है ना, इंटेंशन से बनाए, इंटेंशन का मतलब है इरादा, आउटकम का मतलब है नतीजा, परिणाम। तो एडिटोरियल देखो इस लाइन को ध्यान से समझना, दैट में नॉट बी एन अनइंटेंडेड आउटकम, कि भाई एनआईए ने जो कदम उठाया है ये ऐसा नहीं कह सकते हम, दैट में नॉट बी एन अनइंटेंडेड आउटकम फॉर अ गवर्नमेंट, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो परिणाम है, ये रिजल्ट हमें देखने को मिला है, ये जो नतीजा देखने को मिला है ये बिना किसी इरादों के है, ऐसा नहीं कह सकते। दैट में शायद हम ये कह सकते हैं कि दैट में नॉट बी एन अनइंटेंडेड आउटकम, कि भाई ये जो नतीजा हमें देखने को मिला है, एनआईए ने जो कार्रवाई की है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसके पीछे कोई मतलब आपका इरादा न रहा हो। फॉर अ गवर्नमेंट, और एक ऐसी सरकार के लिए
बीजेपी सरकार के लिए कहा जा रहा है, और एक ऐसी सरकार के लिए दैट हैज नेवर बीन इंथुसियास्टिक, जो कि कभी उत्साह से भरी हुई नहीं रही है। दैट हैज नेवर बीन इंथुसियास्टिक, किस बारे में उत्साह से भरी हुई नहीं रही है? अबाउट, किस बारे में? अबाउट कंसल्टेटिव प्रोसेस, कि भाई कंसल्टेटिव का मतलब होता है कंसल्ट, क्या मतलब होता है कंसल्ट का? परामर्श करना, प्रोसेस, कि भाई जब भी कोई बातें आती हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो ये जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, यह लोगों से परामर्श करने की प्रक्रिया होती है ना, सभी लोगों से बातचीत करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के ये जो सरकार है विरोध में रही है ना, उस प्रक्रिया को ये सपोर्ट नहीं कर सकती, करती रही है ना। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो कुछ देखने को मिला है ना, इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई सरकार ने भी चाहा है तभी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि ये बिना इंटेंशन के हुआ है ये काम, ये जो NIA ने कदम उठाया। ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई कम से कम ऐसी सरकार के लिए जो कि कभी उत्साहित नहीं रही अबाउट कंसल्टेटिव प्रोसेस, कि भाई सभी के साथ परामर्श किया जाए, सभी की राय ली जाए, इस बारे में वर्तमान जो सरकार है उसने मतलब कम ही रुझान रहा है उसका ऐसी बातों में। इन दिस इंस्टेंस, कि भाई ये जो घटना हुई है, इस घटना में द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट प्रोफर, कि भाई इस घटना में क्या है कि भाई जो सरकार है और जो अदालत है वह, देखो प्रोफर का मतलब होता है प्रदान करना, जैसे आप किसी को ओपिनियन प्रदान करते हो, किसी को एडवाइस देते हो, है ना, तो उसको बोलेंगे प्रोफर। एंड द कोर्ट प्रोफर डायलॉग विथ प्रोटेस्टर्स। तो देखो इस घटना में क्या देखने को मिला है हमें, एक और तो हम ये देखते हैं कि सरकार और अदालत जो है वह विरोध प्रदर्शन करने वालों को, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनसे कहती है कि भाई बातचीत की जाए, है ना, एक और तो ये वाइल, जबकि दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, एजेंसीज, एम्प्लॉय का मतलब है यूज करना, प्रयोग में लेना, वाइल एजेंसी, लेकिन जबकि एक और हम ये देखते हैं कि भाई ये जो हमारी जिस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इस तरह की एजेंसी में है, वो यूज करती हैं, सहारा लेती हैं इंटीमिडेटरी मेजर्स अगेंस्ट देम। मेजर्स का मतलब है उपाय, इंटीमिडेटरी का मतलब होता है डराने वाले, धमकाने वाले, अगेंस्ट देम। तो एक और तो हम क्या देखते हैं कि भाई जो हमारी एजेंसीज हैं वे डराने धमकाने के उपायों को यूज में लेती हैं, उनका सहारा लेती है। दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि सरकार और कोर्ट विरोधियों से बातचीत करने के लिए कहती हैं। ये देखो दोनों बात एडिटोरियल कहता है। आगे देखते हैं। एफर्ट्स टू अंडरमाइन द लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स अपोज्ड टू द गवर्नमेंट हैव अक्वायर्ड अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। एफर्ट्स, प्रयास, टू अंडरमाइन, किस बात के प्रयास? अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज के महत्व को कम करना। लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता, कि भाई कोई बात कानूनी रूप से सही है तो उसे हम कहेंगे ये लेजिटिमेट है। ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स अपोज्ड टू द गवर्नमेंट, कि भाई कोई भी राजनीतिक लोग जो कि सरकार के विपक्ष में होते हैं, है ना, तो एफर्ट्स टू अंडरमाइन द लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स अपोज टू द गवर्नमेंट हैव अक्वायर्ड अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिसके बारे में आप भविष्यवाणी कर सकते हो, उसको बोलते हैं प्रेडिक्टेबल, है ना। पैटर्न का मतलब है कि भाई ऐसा पैटर्न हम देखते हैं ना, कि भाई क्या पैटर्न हम देखते हैं, क्या तरीका हमें नजर आता है। एडिटोरियल कहता है कि जो भी सरकार का विरोध करते हैं, जो भी राजनीतिक लोग हैं जो कि सरकार का विरोध करते हैं, तो वे जो विरोध करने वाले लोग हैं ना, उनकी वैधता को कम करने की कोशिश की जाती है, उन्हें कानूनी रूप से गलत ठहराया जाता है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। हैव अक्वायर्ड अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, एक पैटर्न देखने को मिलता है हमें जब भी कोई भी विरोध सरकार के खिलाफ होता है, खास करके राजनीतिक लोग अगर सरकार का विरोध करते हैं, तो उन राजनीतिक लोगों के प्रति सरकार का क्या रवैया रहता है, उसमें हमें एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न देखने को मिलता है। क्या प्रेडिक्टेबल पैटर्न देखने को मिलता है? कि भाई सरकार उनको गैर कानूनी ठहराने की कोशिश करती है ना, उनकी लेजिटिमेसी पे सवाल खड़े किए जाते हैं, उनके महत्व, उनका जो प्रयास होता है उसको कम किया जाता है। इट्स क्रिटिक्स, कि भाई जो भी सरकार के आलोचक होते हैं, आर रूटीनली मतलब कि जो बार बार आप करते हो ना, रूटीनली आपकी एक तरीके से दिनचर्या का जो हिस्सा है मतलब, तो सरकार क्या करती है, उसके जो आलोचक हैं उनको लगातार, है ना, लेबल का मतलब क्या होता है, किसी पे ठप्पा लगा देना। एंटी नेशनल, कि जब भी सरकार की आलोचना लोग करते हैं तो उन लोगों पर एंटी नेशनल का ठप्पा लगा दिया जाता है बाय सोशल मीडिया ट्रोल। देखो ट्रोल का मतलब होता है किसी को परेशान करना। कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारे, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, तो बाय सोशल मीडिया ट्रोल्स एंड
फंक्शनरीज का मतलब है कार्यकर्ता ऑफ द रूलिंग बीजेपी। रूलिंग का मतलब है जो रूलिंग बीजेपी का मतलब हुआ कि बीजेपी जो कि सरकार में है। रूलिंग पार्टी का मतलब होता है सत्तारूढ़ पार्टी, यानी कि वो पार्टी जो सरकार में है ना। तो रूलिंग मतलब शासन करने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो भी सरकार की आलोचना करते हैं उन पे एंटी नेशनल का ठप्पा लगा दिया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा। इन्वेस्टिगेशन फॉलो, उसके बाद में उन लोगों पर इन्वेस्टिगेशन होती है, उनकी जांच होती है कि भाई सरकार की कोई पॉलिसी है, आपने आलोचना की तो आपके ऊपर क्या किया जाएगा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वे आप पे एंटी नेशनल का आरोप लगाएंगे। उसके बाद जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन फॉलोस, जांच अनुसरण करती है ऑफन। और ये जांच जो होती है वो अक्सर सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा की जाती है कि भाई जो हमारी केंद्रीय एजेंसीज है ना उनके द्वारा ये जांच की जाती है। द NIA है ना, ये हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED, प्रवर्तन निदेशालय, कि भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, इनके द्वारा जांच की जाती है। द स्टेट रेस्पॉन्स, तो यही एडिटोरियल कहना है कि भाई एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि भाई जब भी सरकार का विरोध कोई लोग करते हैं तो उन आलोचकों को एंटी नेशनल करार दिया जाता है, इसके बाद में उनकी जांच की जाती है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। द स्टेट रेस्पॉन्सेस, स्टेट रेस्पॉन्स का मतलब है कि भाई जो सरकार की प्रतिक्रिया है ना, कि भाई राज्य की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी जाती है किन लोगों को, टू एजिटेटर्स इन कश्मीर, भीमा कोरेगांव एंड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन एक्ट, हैव बीन हैवी हैंडेड। हैवी हैंडेड का मतलब होता है सख्ती से पेश आना, कठोरता से पेश आना। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो कि भाई कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हुआ, इसके अलावा भीमा कोरेगांव घटना हुई, इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो विरोध प्रदर्शन हुए, ड्यूरिंग यानी के दौरान, प्रोटेस्ट यानी विरोध, तो इन सब में हमें क्या देखने को मिला, सरकार की तरफ से सख्ती अपनाई गई कि भाई ये जो भी विरोध प्रदर्शन हुए, इन विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार ने इन लोगों से परामर्श करने की बजाय सरकार ने सख्ती अपनाई। सरकार ने है ना हैवी हैंडेड, है ना, हैवी हैंडेड का मतलब है कड़ी कार्रवाई करना, है ना, कठोरता का रुख अपनाना। आगे देखते हैं। तो दैट इज द मैसेज दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू कन्वे। कन्वे का मतलब है यहाँ पे प्रदान करना। अब ये कन्वे आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको अपनी किताब दे दी तो मैंने आपको अपनी किताब कन्वे कर दी। कन्वे का मतलब होता है कि जैसे आप कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो, है ना, तो द मैसेज दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू कन्वे टू ऑल डिसेंटर। देखो डिसेंटर का मतलब होता है मतभेद रखने वाला। अगर आपके और मेरे विचारों में अंतर है ना तो कहेंगे कि भाई आप मुझसे डिसेंट रखते हो। तो दैट संभवतया, प्रोबेबली लिखा हुआ है ना, प्रोबेबली का मतलब है संभवतया। तो दैट इज द मैसेज, संभवतया सरकार का जो संदेश है वो ये है, सरकार जो संदेश देना चाहती है, द गवर्नमेंट वांट्स टू कन्वे, सरकार जो संदेश देना चाहती है वो ये, टू ऑल डिसेंटर्स, कि सरकार या सरकार की नीतियों से जो भी लोग मतभेद रखते हैं, यानी कि भाई सरकार की नीतियों से अगर आपके विचार डिफरेंट हैं तो उन लोगों को सरकार ये संकेत देना चाहती है, करंट एंड प्रोस्पेक्टिव, कि भाई ऐसे लोग जो कि वर्तमान सरकार की नीतियों से विरोध रखते हैं, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब है संभावित, कि भाई हो सकता है आगे आने वाली सरकार की जो भी पॉलिसीज आए उन पॉलिसीज का जो विरोध करेंगे लोग, उन लोगों को भी सरकार ये मैसेज देना चाहती है। क्या मैसेज? इट विल नॉट फील रेस्ट्रेंट। देखो रेस्ट्रेंट का मतलब होता है नियंत्रित, है ना, कंट्रोल्ड। इट विल नॉट फील रेस्ट्रेंट, सरकार उन लोगों को जो सरकार से मतभेद रखते हैं उन्हें सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि इट विल नॉट फील रेस्ट्रेंट बाय प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। देखो फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। संघवाद का मतलब होता है, देखो संघवाद का मतलब होता है जहां पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ साथ काम करती है ना, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म, संघवाद। और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, लोकतांत्रिक नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान, नियम, कि भाई सरकार ये, कि भाई हम क्या है, एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम उस देश में रहते हैं जहां पे हमने क्या है, फेडरलिज्म को अपनाया हुआ है। तो सरकार उसके आलोचकों को, चाहे उसके वर्तमान आलोचक हों या संभावित आलोचक हों, उन लोगों को सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि वर्तमान सरकार जो है वह अपने आप को नियंत्रित महसूस नहीं करेगी, कि भाई ये जो डेमोक्रेटिक हमारी जो लोकतांत्रिक नियम है या फिर फेडरलिज्म के जो नियम है, इन नियमों से अपने आप को वर्तमान सरकार नहीं बांधेगी। इन पुटिंग डाउन प्रोटेस्ट, देखो पुट डाउन का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ गलत बात कहना, है ना,
एक तरीके से आप कह सकते हो कि किसी की इंसल्ट करना, है ना, ये भी कह सकते हो आप, है ना। पुट डाउन का मतलब है किसी के बारे में कुछ ऐसा रिमार्क कहना, मतलब गलत बात कहना किसी के बारे में। तो यही है कि जब भी प्रोटेस्ट होंगे, कि भाई प्रोटेस्ट होते हैं या विरोध प्रदर्शन होंगे, तो उन विरोध प्रदर्शन के बारे में नकारात्मक प्रतिक्रिया, पुटिंग डाउन का मतलब आप ये भी कह सकते हो नकारात्मक प्रतिक्रिया देना, है ना, गलत बातें कहना, नकारात्मक बातें कहना, कि सरकार जो है एक तरीके से नकारात्मक प्रतिक्रिया देगी विरोधियों को अगर विरोध होते हैं। तो कि भाई सरकार जो है, अब भाई क्या करना चाहिए, सरकार को नियंत्रित रहना चाहिए ना। जो संविधान के प्रावधान है, उन प्रावधानों के द्वारा सरकार को नियंत्रित रहना चाहिए। जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं या फिर फेडरलिज्म से संबंधित जो बातें हैं, उनसे सरकार को जो है कंट्रोल हालत में होना चाहिए ना। सरकार को इन इन हदों में रह के काम करना चाहिए कि भाई जो डेमोक्रेटिक नियम है, हमारे हमारे संविधान के जो नियम है। लेकिन सरकार मैसेज यही देना चाहती है, जो कड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है इन लोगों के खिलाफ, तो उसके माध्यम से सरकार यही मैसेज देना चाहती है कि भाई आगे भी अगर विरोध प्रदर्शन होते हैं तो उन विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नकारात्मक प्रतिक्रिया देने में सरकार संकोच नहीं करेगी। द NIS मूव कैन नॉट बी सीन डीलिंक्ड, कि भाई जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने जो कदम उठाया है, कैन नॉट बी सीन, उसे नहीं देखा जा सकता, डीलिंक्ड, डीलिंक मतलब ये जुड़ा हुआ है, आप इसको अलग नहीं कर सकते फ्रॉम दिस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। कि वही कि अगर हम पूरे सीनेरियो की बात करें ना, तो पूरा सीनेरियो है, वो सीनेरियो यही है कि भाई सरकार जो है वह अपने आलोचकों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये जो NIA के द्वारा अभी हाल ही में कदम उठाया गया है, इस कदम को भी हम जो है बिल्कुल अलग रख के नहीं देख सकते। वह कदम भी इसी बात से जुड़ा हुआ है कि सरकार अपने आलोचकों को नहीं देख सकती। सिख्स अब्रॉड, कि भाई जो भी सिख कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब है देश के बाहर जो सिख लोग भारत के रह रहे हैं, आर अ वाइब्रेंट सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब है तबका, लोगों का एक समूह, तबका समझ रहे हो, तबका मतलब है एक लोगों का एक समूह। वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का मतलब है बहुत ही जबरदस्त, जोशपूर्ण, कि भाई ऐसे सिख जो कि भारत से संबंधित हैं और विदेशों में रह रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है ऑफ द डायस्पोरा। देखो इस शब्द को समझते हैं, डायस्पोरा का मतलब क्या होता है। डायस्पोरा का मतलब होता है कि किसी देश के निवासी जो कि अन्य देशों में बसे हुए हैं, जैसे भारत के निवासी हैं, वे अमेरिका में चले गए, है ना, इंग्लैंड में चले गए। तो भारत के निवासी जो कि अमेरिका में बच चले गए, कुछ कुछ इंग्लैंड में चले गए, कुछ कनाडा में चले गए, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे इंडियन डायस्पोरा। ये लोग जो हैं इंडियन डायस्पोरा कहलाएंगे। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो सिख कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं जो कि विदेशों में रह रहे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त एक ऐसा ग्रुप है ना, डायस्पोरा का एक ऐसा ग्रुप है, हैविंग लिंक्स विथ द मदरलैंड, कि भाई जो सिख लोग विदेशों में रह रहे हैं, इनके लिंक हैं, इनके कनेक्शन है मदरलैंड से, यानी कि भारत से। ये बाहर भले ही रह रहे हो लेकिन ये भारत से आज भी जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग थ्रू डोनेशंस। अब देखो ये सिख लोग जो कि भारत के बाहर रह रहे हैं, ये भारत से किस तरह से जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग थ्रू डोनेशंस, कि भाई ये डोनेशंस करते हैं ना, दान देते हैं, टू रिलीजियस एंड चैरिटी एक्टिविटीज़, कि धर्म से संबंधित या चैरिटी, दान पुण्य से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं, उनमें सिख कम्युनिटी जो कि बाहर बसे हुए हैं उनके द्वारा दान दिया जाता है। अदर डायस्पोरा, अन्य जो लोग जो कि भारत से बाहर रह रहे हैं, ग्रुप्स, वे जो समूह हैं, अन्य जो डायस्पोरा हैं, ऑल्सो सपोर्ट एक्टिविटीज, वे भी जो है कई तरह की गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग, जिनमें क्या क्या शामिल है, इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, कि भाई एजुकेशन क्षेत्र में बात करें हम, है ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो इन क्षेत्रों में भी भारत के बाहर ये जो डायस्पोरा रह रहे हैं उनके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ अ पॉलिसी ऑफ हार्नेसिंग, देखो ये जो हार्नेस आया ना, इस हार्नेस का मतलब है यहाँ पे उपयोग में लेना, है ना। उपयोग में लेने का मतलब है, ये नहीं उपयोग में लेने का मतलब कि टमाटर रखा है और आपने टमाटर की सब्जी बना ली तो उसको आपने उपयोग में ले लिया ना। हार्नेस का मतलब होता है संसाधन का दोहन करना, कि भाई जो संसाधन है ना, एक व्यापक तरीके में हम इसका यूज करते हैं कि भाई जो संसाधन आपके पास उपलब्ध है उनका प्रयोग करना, तो है ना, उसको प्रयोग में लाना। कि भाई द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज अ पॉलिसी ऑफ हार्नेसिंग द स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत ऑफ इंडियन डायस्पोरा, कि भाई इंडियन डायस्पोरा एवरीवेयर फॉर नेशनल प्रोग्रेस, कि जहां कहीं भी भारतीय डायस्पोरा, तो भारतीय डायस्पोरा का मतलब समझ गए ना, भारतीय डायस्पोरा का मतलब है वे भारतीय लोग जो कि विदेशों में बसे हुए हैं, वे कनाडा में भी हो सकते हैं, साउथ अफ्रीका में भी हो सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी सरकार जो है उसकी ये पॉलिसी रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है
लाभ उठाती है ना, दोहन करती है ताकत का, कि भाई जो इंडियन डायस्पोरा जो कि विश्व में हर जगह रह रहे हैं, उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करती है नरेंद्र मोदी सरकार राष्ट्रीय प्रोग्रेस के लिए, है ना, देश के विकास के लिए, है ना, कि भाई हाँ इनको भी साथ में लिया जाए, इनका भी अगर सपोर्ट मिले तो भारत जो है और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है ना, इस पक्ष में रही है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। देयर हैज़ टू बी, देखो ये जो हैज़ टू आता है ना, ये हैज़ टू दर्शाता है किसी चीज़ की अनिवार्यता को, कि भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो देयर हैज़ टू बी अ हाई थ्रेशोल्ड, देखो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है स्तर, मानक, मापदंड। टू कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर विचार करना, है ना, उसको बोलते हैं कंसीडर करना। एनी सच कम्युनिटी एक्टिविटी एज एंटी नेशनल, कि भाई किसी भी समुदाय के द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं, उन गतिविधियों पे आप एंटी नेशनल का ठप्पा लगाते हो, उनके ऊपर इस तरह का विचार करते हो कि भाई ये एंटी नेशनल है। तो किसी भी कम्युनिटी के द्वारा कोई किसी भी तरह की गतिविधियां की जाती हैं, उन गतिविधियों को राष्ट्र विरोधी मानने से पहले उनके हमें मानक ऊंचे तय करने चाहिए, उनके कुछ स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए कि भाई किस तरह की गतिविधियां जो है एंटी नेशनल में आएंगी। उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड होनी चाहिए, कोई लिमिट होनी चाहिए। एंड नो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब यही है विचार करना, है ना, मानना किसी चीज के बारे में। एंड नो कंसिडरेशन ऑफ रिलीजन, रिलीजन मस्ट इन्फ्लुएंस दैट असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन, कि भाई धर्म जो है इस बात पर प्रभाव न डाले कि भाई ठीक है कि कोई भी कम्युनिटी होती है, वह जो अपनी गतिविधियां करती हैं, उन गतिविधियों को एंटी नेशनल करार देने से पहले उनकी तरफ ठीक तरह से विचार किया जाना चाहिए। और इस विचार करने के दौरान, इस मूल्यांकन के दौरान हमें धर्म को जो है ना, धर्म जो है प्रभावित न करे आपके मूल्यांकन को, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं आप पर्टिकुलर धर्म को देखो, नहीं, धर्म नहीं, आप किसी भी कम्युनिटी है, आपको लगता है कि भाई ये एंटी नेशनल काम कर रही है, तो उस एंटी नेशनल कौन से काम एंटी नेशनल में आएंगे उनके लिए एक मानक सेट करो, और इस बात का ध्यान रखो कि धर्म जो है आपके मूल्यांकन को प्रभावित न करे। द NIS इंस्टेंट मूव, कि भाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में अभी हाल ही में ये जो कदम उठाया है, हैज बीन कंडेम्ड, कंडेम का मतलब होता है निंदित करना, है ना, किसी बात के बारे में, है ना, निंदित करना, किसी की आलोचना करना बुरी तरीके से, है ना। एज इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन का मतलब मैंने आपको बताया किसी को डराना धमकाना, कि भाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, इंस्टेंट का मतलब है तत्काल, इंस्टेंट कॉफी होती है ना, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में अभी हाल ही में जो तत्काल कदम उठाया है, उस कदम की आलोचना की गई है, उसको निंदित किया गया है एज इंटिमिडेशन। भाई उस कदम के बारे में, NIA के कदम को डराना धमकाना कहते हुए निंदित किया गया है। अमॉन्ग अदर्स बाय द, भाई कई लोगों ने, है ना, कई ग्रुप हैं, कई राजनीतिक पार्टीज हैं, उन्होंने NIA के इस कदम का विरोध किया है। अमॉन्ग अदर्स कई लोग हैं, जिनमें कि बाय द अकाली दल भी शामिल है, कि अकाली दल। अनटिल रिसेंटली अ बीजेपी अलाय, देखो अलाय का मतलब होता है सहयोगी, जो आपको सपोर्ट करता है, कि भाई अकाली दल जो कि अभी तक बीजेपी का समर्थक हुआ करता था, इसने भी NIA के कदम का विरोध किया है, और अन्य लोगों ने भी विरोध किया है, अन्य पार्टीज ने भी विरोध किया है। स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स, देखो ये जो टैक्टिक्स लिखा हुआ है ना, इस टैक्टिक्स का मतलब होता है हथकंडे। स्ट्रॉन्ग आर्म का मतलब है कि भाई सख्ती से पेश आना, कि भाई ऐसे हथकंडे अपनाना जिनमें कि क्या करते हो आप, कड़ी कार्रवाई करते हो, सख्ती से पेश आते हो, है ना, स्ट्रॉन्ग तरीके अपनाते हो आप, है ना, जबरदस्ती विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश करते हो। तो इस तरह के जो हथकंडे हैं मे बी अनअवॉइडेबल, हो सकता है इनको अपनाना पड़े। अनअवॉइडेबल, देखो अवॉइडेबल का मतलब है जिससे आप बच सकते हो, अनअवॉइडेबल मतलब जिससे आप बच ना सको, जो जरूरी हो। When there is an immediate का मतलब है तत्काल, थ्रेट, थ्रेट का मतलब है खतरा, ऑफ वायलेंस। एडिटोरियल कहता है कि भाई अगर ऐसा लगता है कि कहीं भी ऐसा लगता है कि भाई कहीं भी हिंसा भड़क सकती है, तो तत्काल कहीं भी अगर ऐसी संभावना नजर आती है कि यहाँ हिंसा भड़क सकती है, तो उस हिंसा को रोकने के लिए सख्ती से पेश आना तो जरूरी है, उससे आप उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो जरूरी हो सकता है। बट रिप्लेसिंग, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, एक चीज की जगह किसी दूसरी चीज को ले आना, उसको बोलते हैं रिप्लेस करना। बट रिप्लेसिंग पॉलिटिकल डायलॉग, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई हो सकता है कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि भाई बहुत ही ज्यादा वायलेंट सिचुएशन है, तो उसे रोकने के लिए सख्ती से पेश आना जरूरी है। लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग विथ स्टेट इंटिमिडेशन, लेकिन राजनीतिक संवाद की जगह इंटिमिडेशन को ले आना,
राजनीतिक संवाद को प्रतिस्थापित कर देना, है ना, कि भाई राजनीतिक, भाई अगर विरोध प्रदर्शन होते हैं तो कोशिश करनी चाहिए आपको कि पॉलिटिकल डायलॉग किया जाए ना, राजनीतिक बात की जाए और समाधान निकाला जाए। लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग की बजाय अगर आप विरोधियों को धमकाने लगते हो, डराने लगते हो, इज नेवर स्ट्रेटेजिकली प्रूडेंट। यह रणनीतिक रूप से बुद्धिमानी नहीं है। प्रूडेंट का मतलब होता है कि भाई यह एक तरीके से दूरदर्शी बात नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है कि आप जो है पॉलिटिकल डायलॉग की बजाय उनको, विरोध प्रदर्शन करने वालों को धमकाना चालू कर दो, उन्हें डराना चालू कर दो। द गवर्नमेंट मस्ट टॉक टू द फार्मर्स इन गुड फेथ। एडिटोरियल फाइनली एडवाइस देता है सरकार को कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए, मस्ट जरूर करना चाहिए, शुड नहीं लगाया, मस्ट लगाया। शुड और मस्ट दोनों का मतलब होता है चाहिए, लेकिन मस्ट को लगाते हैं हम कि भाई ये बिल्कुल करना ही चाहिए आपको। तो द गवर्नमेंट मस्ट टॉक टू द फार्मर्स इन गुड फेथ। एडिटोरियल कहता है कि भाई सरकार को किसानों से अच्छी नीयत के साथ बातचीत करनी चाहिए।